छोटी सी कक्षा है और इस कड़ी में पर्यावरण की कुछ बेसिक फैक्ट और कॉन्सेप्ट को देने का मैं प्रयास करूंगा। सतत विकास याद रखिएगा, पहला कॉन्सेप्ट है सतत विकास। सतत विकास जिसको हम लोग धारणीय विकास भी कहते हैं, जिसको हम लोग धारणीय विकास या टिकाऊ विकास या स्थायी विकास के रूप में देखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में एक ही शब्द है। स्थायी विकास के रूप में देखते हैं लेकिन अंग्रेजी में एक ही शब्द है और वह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ध्यान रखें। ये विकास की पहले एक बेसिक अवधारणा समझ लें। हम फिजिकल डेवलपमेंट करें, भौतिक विकास करें, लेकिन भौतिक विकास के साथ साथ हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिसोर्सेज भी सुरक्षित रखनी है, पर्यावरण को भी संरक्षण देना है। मतलब फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ, भौतिक विकास के साथ साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, जिससे कि हम ये कॉन्सेप्ट है, उद्देश्य क्या है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम संसाधन को सुरक्षित रख सके, संसाधन को सुरक्षित रख सके, संसाधन को सुरक्षित रख सके। ठीक है, और यही इसका उद्देश्य। मतलब साफ कि हम हमारे जो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन हैं उसे कैसे हम उपयोग के दृष्टि से देखें, न्यायसंगत ढंग से हम उस पर काम करें, उसका प्रोटेक्शन संरक्षण करें, उसका उचित प्रबंधन करें। ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमारा गोल है। 1987 याद रखिएगा, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसी कड़ी में बर्टलैंड आयोग 1987 ने इस तरह की अवधारणा को दिया। तो ये बर्टलैंड आयोग 1987, इसी ने इस अवधारणा को दिया। किसने दिया अवधारणा? बर्टलैंड आयोग ने इस अवधारणा को दिया 1987। परीक्षा के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण आयोग है जिस पर नजर रखना है। और उसने कहा कि उस रिपोर्ट में यह कहा, आवर कॉमन फ्यूचर। और जो रिपोर्ट दिया उसका थीम था आवर कॉमन फ्यूचर, हम सबकी एक साझा भविष्य है। हम सबका एक क्या है? साझा भविष्य है। आपको यह जानकारी मैं दे दूं कि 5 वर्षों के बाद ही, आफ्टर 5 years, पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में। और पृथ्वी को बचाने के लिए 21 एजेंडा जारी किए गए, जिसे इतिहास में हम, अब तो इतिहास हो गया, जिसे हम इतिहास में रियो घोषणा के रूप में जानते हैं। और इस रियो घोषणा ने धारणीय विकास का पूर्ण समर्थन किया। कालांतर में 2015 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पहले तो यह याद रखिए, नेक्स्ट पॉइंट्स कि पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन ठीक है, 1992 कहां हुआ था? ब्राजील में। कहां हुआ था? ब्राजील में।
और याद रखिएगा, और इसी में पृथ्वी को बचाने के लिए 21 एजेंडा पारित किए गए, और इसीलिए इसे रियो घोषणा के नाम से जानते हैं। इसे किस घोषणा के नाम से जानते हैं? इसे रियो घोषणा के नाम से जानते हैं। और इसका उद्देश्य था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास पर सहमति देना। अच्छी चीज है तो सहमति क्यों नहीं। 1900 नहीं, 2015 में या नेक्स्ट पॉइंट में 2015 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एसडीजी गोल मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पारित किया 17 बिंदु पर, और जिसे इस 17 बिंदु को 2030 तक प्राप्त करने। और याद रखिएगा, भारत में इस गोल को प्राप्त करने के लिए भारत में इस गोल को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग, जिसके अभी सीईओ सुब्रमण्यम साहब है और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, 2015 में योजना आयोग की जगह इसने ली। नीति आयोग नोडल एजेंसी बनाया गया। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं और जिसे आप याद करिए। नोडल एजेंसी किसको बनाया गया? नोडल एजेंसी किसको बनाया गया? नोडल एजेंसी बनाया गया नीति आयोग को। इसको नोट करते हुए भी चलिए। और इसी कड़ी में ये 17 जो गोल है, ये जो 17 एसडीजी गोल है, उसको भी ध्यान में करके रखिए। 17 एसडीजी गोल, इस 17 एसडीजी गोल में कौन कौन सा पहला है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है? पहला लिखेंगे, पहला नो पॉवर्टी पहला है। कम से कम 6-7 लिख लीजिए। नो पॉवर्टी माने कोई गरीबी नहीं। नो हंगर माने कोई भूखा नहीं रहेगा। ये हमारा सस्टेनेबल गोल है। इसके बाद गुड हेल्थ, तीसरा है गुड हेल्थ। तीसरा क्या है? गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, एकदम रटा रहना चाहिए। 6-7, 17 का 17 नहीं याद रखिए, कम से कम 6-7 तो जरूर याद रखिए। पहला कौन? नो पॉवर्टी। दूसरा कौन? नो हंगर। तीसरा कौन? तीसरा है गुड हेल्थ। चौथा कौन? क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा कौन? जेंडर इक्विलिटी, लैंगिक समानता, इक्वेलिटी। छठा कौन? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छता। नो पॉवर्टी, नो हंगर। दूसरा एकदम सीरियल में याद रखिएगा, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, और पांचवा है, छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। एकदम टिप्स पे रहे, तब रहे। सातवां है क्लीन एनर्जी, और तब है डिसेंट वर्क। क्लीन एनर्जी यहां तक एकदम रखना है, क्लीन एनर्जी, ठीक है।
ये है आपका सतत विकास, कम से कम 7। आज आप लोग टिप्स पे इसको याद करके रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। और अब मैं इस छोटी सी कक्षा को समाप्त करना चाहूँगा। याद करके रखिए कि पौधे के जल चक्र काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारा पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, जो पौधे के वृद्धि में काफ़ी सहायक होता है। छोटे छोटे तथ्यों में आप इसे लिख सकते हैं। वर्षा की मात्रा, जो जिसको हम बूस्टर फैक्ट कहते हैं, तो पहला बूस्टर फैक्ट क्या है? पौधे के वृद्धि में सहायक होता है जल चक्र। दूसरा है वर्षा की मात्रा निर्धारण करता है वायुमंडल की नमी। वायुमंडल की नमी अर्थात आर्द्रता, जिसको हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं, जिसे हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। और याद रखिए, वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाता है कार्बन चक्र, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिए कि मूल रोम जो होता है उसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। मूल रोम की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसी कड़ी में कोशिका भित्ति जो काम करता है मूल रोम में, वो पारगम में झिल्ली की तरह काम करता है। ये सब छोटे छोटे तथ्य हैं, लेकिन परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वायुमंडल में दो तत्व सबसे इंपॉर्टेंट, एक है 78% नाइट्रोजन, 21% लगभग आपका ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन और 0.33% आपका 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.02% नियॉन और 0.0005% हीलियम। यह भी याद रखिए कि रेडॉन को छोड़कर सभी अक्रिय गैस पाए जाते हैं। और फॉरेस्ट को हम लोग फेफड़ा के रूप में, पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में देखते हैं, जो अमेजन के बेसिन को कहते हैं। और वायुमंडल में जो हमारा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके संतुलन बनाने में, संतुलन करने में जिसकी सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, वो है पेड़ पौधे। इसलिए एक पेड़ लगाए और जीवन को बचाएं। स्वयं नहीं, सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी। कभी नहीं भूलिए कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। तो लास्ट में हमने आपको कुछ बूस्टर फैक्ट भी मौखिक रूप से दिया, जिसको आप वीडियो रोक कर आराम से लिख भी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।